हेलो एवरीवन, वेलकम टू योगेश के जे। मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योगेश के जे पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधकों का समांतर क्रम समूहन। प्रतिरोधकों का समांतर क्रम समूहन यानी कि समांतर क्रम में प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित किया जाता है, उसका समीकरण क्या प्राप्त होता है, वो मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। ये तो हमारा आज का टॉपिक है, लेकिन इससे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम समूहन के वीडियो डाल चुके हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग, लिंक उपलब्ध है, देख सकते हैं। ठीक है, इससे और इस चैप्टर से रिलेटेड ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं उन सभी के वीडियोस हम लोग लगातार बना रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस बना भी चुके हैं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं अगर आप लोग पूरे के पूरे वीडियोस को देख लेते हैं तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग इतनी अच्छे से समझ आ जाएगा कि किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब देने के लिए आप तैयार होंगे। ठीक है, इसके बाद में ये सब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद मैं आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल स्पेशल वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ। उसमें मैं जितना भी न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकता है, जितने भी फॉर्मूलाज हो सकते हैं उन सभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आप लोगों को बताऊंगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और हमारे वीडियोज़ को, जो कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। चलिए, तो हमारा सवाल क्या है, एग्जाम में इसका सवाल किस प्रकार आता है, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो सवाल दिया है तो इस प्रकार दिया जाता है कि समांतर क्रम में, यहाँ लिखा है मैंने समांतर क्रम, जिसे पार्श्व क्रम भी कहा है, इसलिए ब्रैकेट में दे दिया है। ठीक है, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोधकों, कितने प्रतिरोधकों, 3 प्रतिरोधकों। तो एग्जाम में अलग अलग तरीके से सवाल दिया जा सकता है, 2 प्रतिरोधक, 3 प्रतिरोधक, 4 प्रतिरोधक। ठीक है, किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। तो 3 प्रतिरोधकों के लिए तुल्य या समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तुल्य या समतुल्य प्रतिरोध क्या आएगा वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग यहाँ पर। अब एग्जाम में कभी कभी सवाल इस तरह से दिया जाता है और कभी कभी क्या होता है कि सीधा लिख कर दे दिया जाता है, सिद्ध करें 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीधा सवाल इस तरीके से दिया जाता है। कभी 2 प्रतिरोधक हो सकते हैं, कभी 3 प्रतिरोधक हो सकते हैं, है ना। तो P का क्या मतलब है वो भी जरा बता देता हूं मैं आप लोगों को। P का मतलब है पैरेलल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पैरेलल ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, इसलिए 1/Rp लिखा है मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। देखिए कि प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन या समूहन किसे कहते हैं, इसे जरा हम लोग बताते हैं। देखिए, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समूहन में सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक निश्चित बिंदु पर, सभी प्रतिरोधकों का पहला सिरा एक निश्चित बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोधकों का दूसरा सिरा एक दूसरे निश्चित बिंदु पर जुड़े रहते हैं। तो प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन में इसी प्रकार से संयोजन किया जाता है। ठीक है, इसे जरा मैं आपको चित्र में भी दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे 3 प्रतिरोधक लिए हैं मैंने, R1, R2, R3। इन तीनों के जो पहले सिरे वो किस बिंदु पर जुड़े हुए हैं, ए, और इन तीनों के जो दूसरे सिरे हैं वो किस बिंदु पर जुड़े हुए हैं, बी। यही मैंने कहा था अभी आप लोगों को परिभाषा में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और एक नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पर कि प्रतिरोधकों के समांतर क्रम समूहन में परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान सभी प्रतिरोधकों के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ये चीज़ आप लोगों को नोटिस करना होगा, नोट करना होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता था, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध जो धारा प्रवाहित होती थी वो सभी प्रतिरोधकों के लिए समान होती थी, लेकिन यहाँ पर भिन्न भिन्न होगी। आप लोगों को ये चित्र में भी नजर आएगा। तो जरा मैं चित्र का भी वर्णन कर देता हूँ, आगे वैसे आप लोगों को इसका वर्णन मिल जाएगा। देखिए, R1, R2 और R3 3 प्रतिरोधक है यहाँ पर। ठीक है, ए और बी बिंदु के बीच ये जुड़े हुए हैं। इसमें मैंने सेल, बैटरी और कुंजी, ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है। जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होने के बाद बिंदु ए पर आकर क्या होती है, 3 भागों में बट जाती है, I1, I2 और I3। I1, I2 और I3 और बी बिंदु पर आते ही तीनों धाराएं मिलकर के फिर I का निर्माण करेगी। इसका मैं वर्णन आप लोगों को जरा कर देता हूँ यहाँ पर। देखिएगा, देखिए क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि R1, R2 और R3 जो मैंने वहाँ पर दिखाया था आप लोगों को, R1, R2 एवं R3 ओम के 3 प्रतिरोधक हैं। ठीक है, 3 प्रतिरोधक दिखा था आप लोगों को चित्र में। वो ए और बी बिंदु के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जब हम लोग स्विच एस को बंद करते हैं, स्विच एस को बंद करने के बाद परिपथ में विद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगती है। जैसे हम लोग स्विच को बंद करते हैं, परिपथ में विद्युत धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा क्या है, यहाँ पर आई है। ठीक है, जो बिंदु ए पर पहुंचकर इस प्रकार विभक्त हो जाती है कि I1 धारा R1 में,
R1 प्रतिरोधक में आप लोगों को चित्र में नजर आया होगा, I1 धारा जो है वो R1 प्रतिरोधक में, ठीक है, I2 धारा R2 प्रतिरोधक में और I3 धारा R3 प्रतिरोधक में प्रवाहित होती है। I1 धारा R1 प्रतिरोधक में, I2 धारा R2 प्रतिरोधक में और I3 धारा R3 प्रतिरोधक में प्रवाहित होने लगती है। तो I1, I2 एवं I3 धाराएं बिंदु B पर मिलकर मुख्य धारा I का निर्माण करते हैं। जब ये तीनों धाराएं फिर आकर के बिंदु B पर मिलती हैं तो इसके बाद क्या होता है, मुख्य धारा I का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आप लोग इसका सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग सॉल्यूशन को नोट कीजिएगा, आप लोग सॉल्यूशन को नोट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग इसका मतलब समीकरण किस प्रकार प्राप्त करेंगे वो आप लोग जरा देखिएगा। देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गणना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गणना। लिखा मैंने गणना। इसे कैसे लिखेंगे, इसे कैसे हम लोग शुरू करेंगे वो चीज़ आप लोग देखिए पहले यहाँ पर, ठीक है। मान लेते हैं, माना ये श्रेणी क्रम संयोजन में आप लोगों को दिखाया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो तो आप लोग वीडियो को देख लें, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा फिर ये, ठीक है। श्रेणी क्रम में भी शुरुआत हमने इसी से की थी, ठीक है। माना बिंदु ए तथा बिंदु बी, बिंदु ए और बिंदु बी दो बिंदु थे वहाँ पर, बिंदु ए और बिंदु बी पर के विद्युत विभव क्या मान लेते हैं हम लोग, विद्युत विभव। विद्युत विभव मान लेते हैं कि क्रमशः वी ए, पहला क्या है ए पर का वी ए तथा दूसरा क्या है वी बी, बिंदु बी पर का विद्युत विभव क्या हो जाएगा, वी बी है, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ ओम का नियम लगाएंगे। ओम के नियम से, किसके नियम का प्रयोग करेंगे, ओम के नियम से। तो ओम के नियम को जब हम लोग देखते हैं तो ओम का नियम हम लोग जानते हैं क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, जानते हैं ना आप लोग, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अगर आप लोग इससे आई की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर। आई इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर। इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। अब इस फॉर्मूला को यानी कि ओम के नियम को हम लोग चित्र में, जो हमारा चित्र था उस पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप लोग चित्र पर जाते हैं तो आप लोग चित्र पर देखेंगे कि I1 धारा है, I1 धारा है। इसके लिए यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले इस चीज़ को देखना पड़ेगा, V क्या है, विभवांतर है। V क्या है, I इज इक्वल टू V बाई आर में V क्या है, विभवांतर है। तो विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के विभवों का अंतर। तो यहाँ पर दो बिंदु कौन कौन से हैं, V A, पहला बिंदु क्या है V A और दूसरा बिंदु क्या है V B, ठीक है। पहला बिंदु क्या था V A और दूसरा बिंदु क्या था V B। तो ये बात हो रही है I1 धारा की। I1 धारा किस में प्रवाहित हो रही है, R1 में। I1 धारा किस में प्रवाहित हो रही है, R1 में। इसे मान लिया हमने समीकरण 1। अब सेम थिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे I2 के साथ में। तो बिंदु तो वही दो हैं लेकिन प्रतिरोधक क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग लिखते हैं I3 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, VA माइनस VB और प्रतिरोधक क्या हो जाएगा, R3। तो ये हो गया आपका समीकरण 3। ये क्या हो गया आपका समीकरण 3। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 समीकरण आए हैं इन तीनों समीकरणों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, समीकरण 1 + 2 + 3 करने पर हम लोग इन तीनों समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। इन तीनों समीकरणों को जोड़ते हैं। अब देखिए जोड़ते कैसे हैं, जोड़ते हैं हम लोग LHS को LHS के साथ में। तो I1 I2 और I3 और RHS को RHS के साथ में। तो VA माइनस VB बाय R1, उसी तरह फिर VA माइनस VB बाय R2, फिर इसी तरह VA माइनस VB बाय R3, ठीक है, बाय R3। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये जो धारा I थी बिंदु A पर आकर 3 भागों में विभक्त हुई और फिर बिंदु B पर आकर वो वही धारा I बन जाती है। इसलिए हम लोग I1 I2 और I3 को क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। यही से ये धारा विभक्त हुई थी ना। तो I1 + I2 + I3 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू I हो जाएगा। इसे हम लोग यहाँ पर लिख लिया, हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। अब और एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिए कि VA माइनस VB हम लोग कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन टेक कॉमन, हम लोगों ने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर क्या रह गया, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। इसे आप लोग समीकरण 4 मान लीजिए। इसे हमने समीकरण क्या मान लिया, 4 मान लिया। अब हम लोगों को जो करना है, जो हमारा सवाल है, हम लोग उस पर आते हैं। यहाँ पर हम लोग को समतुल्य प्रतिरोधक ज्ञात करना है ना। हम लोग को क्या करना है, समतुल्य प्रतिरोधक ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना A एवं
बी बिंदु के बीच, ए एवं बी बिंदु के बीच एक, ठीक है, ए एवं बी बिंदु के बीच एक समतुल्य प्रतिरोधक, ठीक है, इन तीनों प्रतिरोधकों के स्थान पर एक समतुल्य प्रतिरोधक हम लोग यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, आरपी। उस प्रतिरोधक का क्या नाम रखते हैं हम लोग, आरपी। इन तीनों प्रतिरोधकों के स्थान पर एक ही प्रतिरोधक यूज करते हैं, वो क्या होता है, आरपी। मान लिया उस प्रतिरोधक को पथ में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जोड़ दिया जाता है। अब हम लोग फिर से ओम के नियम को अप्लाई करेंगे, हम लोग फिर से क्या करेंगे, ओम के नियम को अप्लाई करेंगे। देखिएगा जरा आप लोग, ठीक है। तो फिर से हम लोग लिखते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम को हम लोग फिर से यूज कर रहे हैं, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर। अभी आपने देखा था पीछे, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर। अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें, कहाँ पर, अभी जो हम लोगों ने प्रतिरोधक लिया RP, वहाँ पर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, उन तीनों प्रतिरोधकों के स्थान पर हम लोग एकमात्र प्रतिरोधक यूज कर रहे हैं, वो RP है, ठीक है। तो बिंदु तो वही रहेंगे VA माइनस VB, लेकिन ये जो प्रतिरोधक है वो क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा। इसे आप मान लें समीकरण 5, क्या मान लें, समीकरण 5। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो समीकरण 4 और समीकरण 5 हमारे पास है, समीकरण 4 एवं समीकरण 5, ठीक है, समीकरण 4 एवं 5 की हम लोग तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं, क्योंकि दोनों का LHS सेम आ रहा है, ठीक है। समीकरण 4 एवं समीकरण 5 की तुलना करने पर तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समीकरण 4 एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखिए समीकरण 4 क्या आया है, I इज इक्वल टू VA माइनस VB 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये समीकरण 4 था। और समीकरण 5 क्या आया है, समीकरण 5 आया है I इज इक्वल टू VA माइनस VB बाय RP। तो वहाँ पर दोनों का LHS क्या है, सेम है, दोनों का LHS क्या है, सेम है, इसलिए दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। दोनों का जब LHS सेम होता है तो हम लोग RHS को भी सेम लिख सकते हैं। तो हम लोग RHS जब हम लोग देखते हैं तो RHS में हम क्या पाते हैं, RHS है VA माइनस VB बाय RP इज इक्वल टू, उस साइड RHS क्या था, VA माइनस VB जो हम लोगों ने कॉमन किया था, और अंदर क्या रह गया था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, VA माइनस VB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं कट करके नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन कैंसिल हम लोग कह सकते हैं। तो VA माइनस VB क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट हो गया। तो बचा क्या, वो यहाँ बचा 1/RP, और ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही था हमारा प्रश्न जिसे हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। इसी समीकरण को हमें प्राप्त करना था, ठीक है, यही हमारा प्रश्न था। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इस न्यूमेरिकल का हम लोग, मतलब ये जो समीकरण प्राप्त हुआ, इसकी सहायता से बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज़ और नोटिस करने वाली है यहाँ पर, कि ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ, इससे कुछ सूचना हमें प्राप्त होती है, कुछ जानकारी हमें मिलती है। क्या जानकारी मिलती है वो मैं आप लोगों को लिख कर बता देता हूँ। देखिए इस समीकरण के आधार पर अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकों, जितने भी प्रतिरोधक हम लोगों ने यूज किए थे, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन में, कौन से संयोजन की बात हो रही है, समांतर क्रम, है ना, समांतर क्रम हम लोग कर रहे थे अभी सॉल्यूशन। तो समांतर क्रम संयोजन में, प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन में जो समतुल्य प्रतिरोध मिलता है, इसे मैं लिख देता हूँ पहले आप लोगों को, फिर समझाने में आसानी होगी। समतुल्य प्रतिरोधक के व्युत्क्रम, देखिए ये व्युत्क्रम है, समतुल्य प्रतिरोधक के व्युत्क्रम का जो मान होता है, व्युत्क्रम का मान उन प्रतिरोधकों, जितने भी प्रतिरोधक आपने यूज किए उनकी बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों, जो मान था प्रतिरोधकों का, ठीक है, अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों, उन सभी का भी क्या लेना है, व्युत्क्रम लेना है। व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है।
अब आप लोग इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं जो मैंने लिखा है, ठीक है। मैं आपके लिए फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, देखिए। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोधक कौन था, आरपी, के व्युत्क्रम का मान, इसका व्युत्क्रम 1/RP इज इक्वल टू क्या होगा, व्युत्क्रम का जो मान होता है वो उन प्रतिरोधकों के, कितने प्रतिरोधक थे यहाँ पर, 3, R1 R2 और R3, उन सभी के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यही सूचना हमें इस समीकरण से प्राप्त हुई, इस चीज़ को हम लोगों ने लिख लिया। तो आप लोगों को मैंने आज फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, तो आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लें। बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न इस पर दिए जाते हैं। तो ये 2 टॉपिक आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैं समाप्त कर चुका हूँ, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो ये आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहने वाला है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें, अपने स्टूडेंट्स के साथ जो आपके क्लास में पढ़ते हैं उन लोगों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए बताए जा चुके हैं, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।